नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी गुरुजी में स्वागत है। खुद पर विश्वास रखना साथियों, खुद पर विश्वास रखना साथियों। फिर देखना एक दिन ऐसा आएगा कि घड़ी किसी और की होगी, घड़ी किसी और की होगी और समय आपका। मैं आपका दोस्त श्रवण जागीर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे पहले जो वीडियो मैंने बनाए हैं उनको अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे रहा हूं, वहां से आप देख सकते हैं। साथियों, मैंने आपको शब्दकोश, वर्ण, ध्वनियाँ, स्वर, व्यंजन ये सभी करवा दिए हैं, लेकिन उसमें एक छोटी सी इकाई रह गई थी, वर्णों के उच्चारण स्थान। आपने वर्ण पढ़े हैं, लेकिन उन वर्णों का उच्चारण स्थान का मतलब उन वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है। हम मुंह से बोलते हैं, बहुत बार परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये वर्ण, कोई भी वर्ण दे देंगे कि इस वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, वो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन इससे पहले, हमारे इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि सफलता क्या है। तो कुछ साथियों ने मुझे व्हाट्सएप पे इसका रिप्लाई भेजा, इसका जवाब दिया। काफ़ी अच्छे जवाब थे। तो मैं बताता हूं आपको सफलता क्या है। सफलता कैसे मिलती है सफलता। बहुत से लोगों ने ये कहा कि कड़ी मेहनत से सफलता मिलती है। लगातार हम अभ्यास करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, परिश्रम करते रहेंगे, उसका फल है सफलता। किसी ने कहा नसीब ही सफलता है। जिसका नसीब, जिसकी किस्मत साथ देती है, नियति जिसका साथ देती है, उसी को सफलता मिलती है। लेकिन कुछ ये आंशिक रूप से सत्य है। क्यों ना हम दोनों चीजों को मिला दें। किसको? कड़ी मेहनत और नसीब। हम यहाँ पर नसीब को इत्तेफाक भी कह सकते हैं। नसीब को इत्तेफाक भी कह सकते हैं। कैसे? नसीब भी कह सकते हैं कि मेरा नसीब था, या उस आदमी का नसीब था, या फिर यो भी कह सकते हैं, नसीब को हम इस नाम से भी पुकार सकते हैं कि इत्तेफाक से हो गए। कैसे? देखिए, कड़ी मेहनत आपको करनी होगी, इसके बिना कुछ नहीं है। अगर आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तो नसीब, किस्मत आपका साथ कभी नहीं देगी। नसीब उसी का साथ देता है जो समय के अनुरूप चलता है, जो मेहनत करता है। नसीब के सहारे बैठने वाले लोग बैठे ही रह जाते हैं, कभी आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन इसके साथ साथ ये जरूरी है, आवश्यक है। क्यों? एक उदाहरण बताता हूं आपको। दो इंसान हैं या दो स्टूडेंट हैं, मान लो दो अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पटवार की कर रहे हैं। मान लो पटवार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब इसने मान लो 500 प्रश्न पढ़ लिए, 500 प्रश्न पढ़ लिए। इसने भी 500 पढ़ लिए। एक बंदा है एक, उसने 500 प्रश्न पढ़ लिए, यानी 500 प्रश्नों की मेहनत कर ली, मान लो कठिन मेहनत कर ली।
एक बंदा है बी, उसने भी 500 प्रश्नों की मेहनत कर ली, मतलब कड़ी मेहनत कर ली। दोनों ने कड़ी मेहनत की है, 500 प्रश्नों की सेम मेहनत की है, एक जैसी मेहनत की है, कठोर मेहनत की है, अंतर नहीं है मेहनत में। दोनों ने परीक्षा दी, परीक्षा दे दी, लेकिन नसीब मान लो चाहे इत्तेफाक, प्रश्न पत्र आया। उस प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न आ गए, 100 प्रश्न आ गए। अब इस बंदे ने ए अभ्यर्थी ने जो 500 प्रश्न पढ़े थे उनमें से 90 आ गए, मान लो 90 प्रश्न आ गए। लेकिन बी ने जो मेहनत की थी 500 प्रश्नों की, इसने 500 प्रश्न अलग मेहनत की, इसने 500 प्रश्न अलग मेहनत की। इस बी ने जो 500 प्रश्नों की मेहनत की थी, लेकिन जो प्रश्न पत्र था उसमें इसके पढ़े हुए सिर्फ 7 प्रश्न आए, सिर्फ 60 प्रश्न ही आए। इसकी परीक्षा पास हो गई, क्वालिफाई हो गए। ये नहीं हुआ, ये हो गया। किसके कारण हुआ? मेहनत के हिसाब से नहीं हुआ, मेहनत दोनों ने एक जैसी की। इसने 500 प्रश्न कहीं और से पढ़ लिए, कड़ी मेहनत की, कहीं से भी पढ़ लिए, नेट से, बुक से, कहीं से भी। इसने भी नेट का सहारा लेके, पुस्तकों का सहारा लेके, इसने भी कोई भी जहां से भी इसको प्रश्न मिले वहां से एक दूसरे ने वहीं एक जैसी मेहनत कर ली 500 प्रश्नों की। दोनों ने क्या की? कड़ी मेहनत की। प्रश्न पत्र आया 100 प्रश्नों का, उसमें से इसने जो 500 प्रश्न पढ़े उसमें से 90 आ गए। इसने पढ़े उसमें सिर्फ 60 प्रश्न आए। इसने जो मेहनत की थी 500 प्रश्नों की, इसके 500 प्रश्नों में से 60 प्रश्न आए, इसके 500 प्रश्नों में से 90 प्रश्न आ गए। मेहनत, कड़ी मेहनत दोनों ने की, लेकिन यहां पर ये आ गया इत्तेफाक से इसके पढ़े हुए प्रश्न ज्यादा आ गए, इसके कम आ गए, या यूं कहे कि नसीब ने इसका साथ दे दिया। इसके पढ़े हुए 90 प्रश्न सही हो गए, आ गए इसमें, इसके नहीं आए, 60 ही आए। तो इसको कहते हैं सफलता। दोनों की जरूरत होती है, कड़ी मेहनत की भी, नसीब की भी। इत्तेफाक कुछ नहीं होता, इत्तेफाक इस पर निर्भर करता है, कड़ी मेहनत पर। आप कड़ी मेहनत करोगे, इत्तेफाक होगा। कड़ी मेहनत नहीं करोगे, इत्तेफाक कहाँ, आपको कहीं पे भी नामो निशान नहीं मिलेगा। मेहनत नहीं करोगे तो नसीब कहाँ का? नसीब किसका साथ देता है? जो कड़ी मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। लेकिन जो परिश्रम नहीं करते हैं उसके साथ नसीब कभी नहीं आता। याद रखना, विचार करना इस बात पे, और चयन करना कि आपको क्या करना है। कड़ी मेहनत भी करनी है, और कड़ी मेहनत करोगे ये अपने हिसाब से नहीं होगा, ये नियति के हिसाब से होगा। नियति आपके लिए जिसका चयन करेगी वही होगा। आप सिर्फ अपना कर्म करते रहिए। आपका कर्म है कड़ी मेहनत करना, इसका नियति पे छोड़ दीजिए, जो होगा वो अच्छा ही होगा। नियति कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करती, वो हमेशा सभी लोगों से न्याय ही करती है। तो ये मैंने पिछले वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछा था
उसके बारे में थोड़ा सा बताया है। चलो आज इतना ही। अब हमारे अध्ययन पे आ जाएं। वर्णों के उच्चारण स्थान। हमने जो वर्ण पढ़े थे उनका उच्चारण स्थान कहाँ है वो मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा। ज़्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा आपको, मैं छोटे से रूप में बताऊंगा। जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वहीं तक बताऊंगा, ज़्यादा गहराई पर जाने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो सबसे पहले वर्ण आपको मैंने बता दिए थे, पहले ध्वनियाँ बता दी थी, स्वर व्यंजन बता दिए थे। अब हम उनके उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला है कंठ। कंठ, कंठ है मतलब कंठ, वे वर्ण या वे व्यंजन जिनका उच्चारण करने से कंठ का प्रयोग किया जाता है। वह ध्वनि जिसका कंठ, जो कंठ से उच्चारित होती है, वे कंठ व्यंजन कहलाते हैं, कंठ वर्ण कहलाते हैं। जैसे क, ख, ग, घ और ह और विसर्ग। विसर्ग कंठ से बोले जाते हैं ये, इसलिए कंठ कहलाते हैं। क्या क्या होते हैं? क यानी क वर्ग, लास्ट का जो पंचम वर्ण है उसको छोड़ दीजिए आप। क, ख, ग, घ, ये 4 वर्ण, और ह और विसर्ग। ये जो वर्ण है ये कंठ ध्वनियाँ कहलाती हैं या वर्ण कहलाते हैं, याद रखना। दूसरा है तालव्य। तालव्य, तालव्य वे वर्ण कहलाते हैं या वे व्यंजन कहलाते हैं जिनका उच्चारण करते समय जीभ का अग्रभाग, जीभ का अगला भाग कंठ से टकराता है या कंठ से स्पर्श होता है, कंठी ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे च, छ, ज, झ, और इसके साथ में य और श। च, छ, ज, झ, य और श, ये जो वर्ण है ये तालव्य कहलाते हैं। तीसरा है मूर्धन्य। मूर्धन्य, मूर्धन्य वे वर्ण कहलाते हैं जिनका उच्चारण करते समय जीभ मसूड़ों से टकराती है, ऊपर वाले मसूड़ों से टकराती है, वे मूर्धन्य कहलाते हैं। जैसे ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, र और श। स्वर गए इनके साथ, इसलिए आधे आधे कर दिए। ट, ठ, ड, ढ, र और श, ये मूर्धन्य कहलाते हैं। चौथा है दंत।
दंत वे वर्ण कहलाते हैं जिनका उच्चारण करते समय जीभ है वो दांतों से टकराती है। जैसे त, थ, द, ध, ल और श। त, थ, द, ध, ल और श, ये जो वर्ण हैं ये दंत कहलाते हैं। पांचवा है ओष्ठो। ओष्ठो वे वर्ण कहलाते हैं जिनका उच्चारण करते समय होठों का सहारा लिया जाता है। होठों का आकार या होठ एक दूसरे से टकराते हैं। जैसे प, फ, ब, भ, व, ये। होष्ठो वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय होठ एक दूसरे से टकराते हैं या होठों का आकार कुछ परिवर्तित हो जाता है, वे होष्ठो कहलाते हैं। छठा है नासिक्य। नासिक्य वर्ण। नासिक्य वर्ण वे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय या जिनका उच्चारण नाक के द्वारा होता है, नासिका के द्वारा होता है। जैसे प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण पंचम वर्ण, जैसे क वर्ग का ङ, च वर्ग का य, ट वर्ग का अण, त वर्ग का न, प वर्ग का म। ये जो वर्ण है ये नासिक्य कहलाते हैं। इसके अलावा जो अनुस्वार और अनुनासिक जो हैं वो भी नासिक्य कहलाते हैं। समझ में आया? ये हमारे वर्णों के उच्चारण स्थान हैं। अब इनके बाद में थोड़ा सा अनुस्वार के बारे में बता देता हूँ मैं। ये अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो इसको आप अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिए और इसको रिपीट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इससे भी अधिक अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो मैं इसके आगे थोड़ा सा और बताता हूँ, ज़्यादा लंबा आपका समय नहीं लूँगा आज मैं। अब आप कभी कभी देखते हो अनुस्वार का प्रयोग होता है, जैसे अंजू नाम है, अंजू, अंजू नाम है, संपत्ति नाम है, संतोष नाम है, और भी ऐसे नाम शंकर है, पतंजलि। अब देखो ये मैंने आपको नाम बताए हैं, अंजू, संपत्ति, ये देखो यहाँ पे अनुस्वार लगाना है, संपत्ति, संतोष, शंकर, पतंजलि। अब कोई ये पूछ ले कि इसका क्या मतलब है। ये जो अनुस्वार है, इस अनुस्वार का
क्या मतलब है? अब बहुत से लोग बिना सोचे समझे बोल देते हैं अनुस्वार का मतलब है आधा न। ऐसा नहीं है। कोई बोल देते हैं कि बस केवल नाक से थोड़ी सी आवाज आती है, न की, कभी मैं की। क्यों? ऐसा क्यों? आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे न की आवाज आएगी, यहाँ पे मैं की आवाज आएगी, यहाँ पे किसकी आवाज आएगी? आपको नहीं पता। मैं बताता। अंजू, देखो, अंजू, अंजू नाम है, अनुस्वार आ गया। अनुस्वार के ठीक बाद में क्या आया है? जय। जय, जय किस वर्ग में है? च वर्ग में है। छ जय, जय है ना। तो उसी वर्ग का अंतिम वर्ण क्या होगा? अनुस्वार आया है, अनुस्वार। अनुस्वार के ठीक बाद में कौन सा वर्ण आया है? उस वर्ण के वर्ग का अंतिम वर्ण यानी पंचम वर्ण। तो जय है, जय कौन से वर्ग में आता है? च वर्ग में। और च वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा होता है? पंचम। च छ ज झ य। तो ये आएगा। अनुस्वार का क्या मतलब है यहाँ पे? ये, आधे ये से। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, अंश। क्लियर? दूसरा संपत्ति। संपत्ति, यहां पे अनुस्वार आया है। अनुस्वार के ठीक बाद में कौन सा वर्ण आया है? प। पै वर्ग में आता है और पै वर्ग का अंतिम वर्ण कौन सा है? प फ ब भ म में। तो आधा में, संपत्ति। आगे संतोष। संतोष, अनुस्वार के बाद में तय वर्ग में है और तय वर्ग का अंतिम वर्ण त थ द ध न। संतोष। श आधा न, तोष। ठीक। अगला है शंकर। शंकर, अनुस्वार के बाद में क्या है? क। क वर्ग का अंतिम वर्ण क ख ग घ ng। तो आप शंकर, ये अनुस्वार नहीं लगाना है हमें, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, शंकर। आगे पतंजलि। पतंजलि, अनुस्वार के बाद में जय और जय च वर्ग में है और च वर्ग का अंतिम वर्ण यानी पंचम वर्ण ये है। तो आप इसकी जगह पे आप ये कर सकते हैं। जय तो हो गया और अनुस्वार का क्या हो गया? ये हो गया। ठीक। अब एक रे का प्रयोग बता देता हूं, छोटा सा है। रे, जब पहला नियम, जब रे से पहले कोई स्वर रहित वर्ण आ जाता है यानी आधा आ जाता है और उसके बाद में रे पूरा आ जाता है, तो जैसे प आधा आ गया, उसके बाद में रे आ गया, तो ये रे कहाँ चला जाएगा? यहां चला जाएगा, प्र। ठीक है। दूसरा, जब रे आधा हो यानी स्वर रहित हो, स्वर नहीं हो उसमें, और उसके पहले या बाद में कोई व्यंजन आ जाए, चाहे स्वर आ जाए, जैसे क, रे आधा गया और क, तो जो आधा रे है उसके बाद में जो वर्ण आता है उसके ऊपर चला जाता है व्यंजन के
मतलब क और क और क, और आधा जो र है ये बाद वाले र के ऊपर चला जाएगा। इस आधे र के ठीक बाद में जो व्यंजन आएगा उसके ऊपर चला जाएगा। तीसरा, र पूरा हो लेकिन ट, ड और ढ ये आ जाए। जब ट आ जाए, ड आ जाए और ढ आ जाए, ये आधे आए और उसके बाद में अगर र आता है तो ट का ट्र हो जाता है ऐसे, ड का ड्र हो जाता है और ढ का ढ हो जाता है। आगे बात समझ में। एक चौथा नियम और है, जब र आधा आता है, र आधा आए और र से पहले वाला भी आधा आए, जैसे दूसरा बताता हूं, उ प्लस आधा र फिर आधा ध फिर वह। यानी ये बताया था कि आधे र के बाद में अगर स्वर के साथ आता है तो उसके ऊपर चला जाता है, लेकिन जब आधे र के बाद में जब आधा व्यंजन आता है तब कहाँ जाएगा ये? तब यहाँ पे नहीं जाएगा बल्कि यहाँ पे चला जाएगा। आधे पे तो जाएगा नहीं क्योंकि आधा इसके साथ आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। जैसे ऊर्ध्व, ऊ यहाँ पे चला गया, र इसके ऊपर चला गया और आधा ध रह गया। ये र का नियम है, र का नियम है। अगर किसी र के प्रयोग में अगर कोई किसी भी, जैसे आधा व आ गया और उसके बाद में एक स्वर आता है जिसका र का उच्चारण होता है री। री से पहले अगर आधा वर्ण आ गया, आधा व्यंजन आ गया या स्वर से रहित आ गया तो र का प्रयोग कैसे होगा? तब र का प्रयोग होगा व्री से, व आ जाएगा और री की मात्रा यहां चली जाएगी, व्री। जैसे संस्कृत वृक्ष, जैसे ये ऐसे शब्द होते हैं, वृक्ष, संस्कृत अमृत, वृद्धि, कृष्ण, ये शब्द। कभी किसी को पूछते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, ये बोलते हैं कि ये क्या नाम है? बोलते हैं वृक्ष। ये क्या नाम है? संस्कृत। ये क्या नाम है? अमृत। ये क्या नाम है? वृद्धि। नहीं, ऐसा नहीं है, ये री की मात्रा है, इसलिए उसको वृक्ष नहीं वृक्ष होता है। संस्कृत नहीं संस्कृत होता है, अमृत नहीं अमृत होता है, वृद्धि नहीं वृद्धि होता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपको छोटे से रूप में बताया है। ये भी आपके इस वर्णों का ही भाग है जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा।